हेलो एवरीवन। सो बायोडाइवर्सिटी चैप्टर हम डिस्कस कर रहे थे। आज हमारा सेकंड लेक्चर है और आई होप सभी को चैप्टर थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा। ऐसा है तो जो बातें आपको समझ आई हैं या जो डाटा इजीली लर्न हो रहे हैं फर्स्ट राउंड में उनको लर्न करेंगे। पहले जो चीज़ आप अंडरस्टैंड करके लर्न अपने माइंड में रिटेन रख सकते हैं उन्हें लर्न करेंगे। कुछ थोड़ा बहुत जो इजी लग रहा है, लर्न करने में आसान लग रहा है, उसे लर्न करेंगे। बाकी को नेक्स्ट राउंड में लर्न करेंगे। आज का जो हमारा जो टॉपिक है उसमें हम फिर कुछ डाटाज के साथ हैं। सो are you ready? So starting with very first topic, that is characteristics of stable community. स्टेबल कम्युनिटी, किसी भी बायोटिक कम्युनिटी को हम स्टेबल कब कहेंगे? हमारे पास 4 क्राइटेरिया हैं। फर्स्ट, जो फोटोसिंथेसिस है ईयर टू ईयर, जो प्रोडक्टिविटी है हमने पीछे पढ़ा सेकंड चैप्टर में, रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन, तो उसको हम ईयरली बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं। सो ईयर टू ईयर जो प्रोडक्टिविटी है वो ज़्यादा वेरी नहीं करनी चाहिए। मान लीजिए किसी इकोसिस्टम ने इस बार 10 टन प्रोड्यूस किया है बायोमास, तो नेक्स्ट ईयर भी वो राउंड अबाउट 10 टन ही प्रोड्यूस करे, तो उसको हम क्या कहेंगे? स्टेबल कम्युनिटी। और ऐसा कब हो पाएगा? जब वो रजिस्टेंट है। ओकेजनल डिस्टर्बेंसेस, जो ओकेजनल डिस्टर्बेंसेस हैं ये नेचुरल भी हो सकते हैं और मैन मेड। मान लीजिए बारिश कम हुई या ज़्यादा हुई, सोयल इरोजन वॉज देयर, सम मैन मेड डिस्टर्बेंसेज वर देयर, कि कुछ फॉरेस्ट को कट कर दिया, मतलब वो लिमिटेड रेंज में होना चाहिए। ये जैसे कुछ प्लांट्स को हमने रिमूव कर दिया वहाँ से, या फॉरेस्ट फायर हो गया लेकिन वो ज़्यादा लेवल पर नहीं था, तो उससे क्या होगा कि इट मस्ट बी रेजिस्टेंट टू ओकेजनल डिस्टर्बेंसेज। जो भी नेचुरल डिस्टर्बेंसेज हैं, चाहे वो मैन मेड हो चाहे वो नेचुरल हो, जो भी एनवायरमेंटल डिस्टर्बेंसेज है उसके लिए कम्युनिटी क्या होनी चाहिए? रजिस्टेंट। क्योंकि रजिस्टेंट होगी तभी उसमें जो प्रोडक्टिविटी है ईयर टू ईयर क्या रहेगा? सेम। तीसरा जो पॉइंट है, इट मस्ट बी रेजिलियंट टू ओकेजनल डिस्टर्बेंसेस। रेजिलियंट का मतलब है फ्लेक्सिबल। देखो, रजिस्टेंट एंड रेजिलियंट एक दूसरे के अपोजिट है। रजिस्ट करना मतलब रोकना, एक पावर होना जिससे कोई भी एनवायरमेंटल चेंज हो रहे हैं उसके बावजूद प्लांट्स जो हैं दे आर एबल टू ग्रो, दे आर एबल टू सर्वाइव, दे आर एबल टू प्रोड्यूस ऑर्गेनिक मटेरियल बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। रेजिलिएंट क्या है? जैसे ही एनवायरमेंटल कंडीशंस अनफेवरेबल हुई, प्लांट्स जो हैं दे विल डाई, कुछ वेजिटेटिव प्रेपेग्यूल्स या सीड्स की फॉर्म में आ जाएंगे, लेकिन जैसे कंडीशन फेवरेबल हुई विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वो तुरंत क्या कर जाएंगे? जर्मिनेट, एंड अगेन they are ready to produce organic matter by the process of photosynthesis. So resilient में क्या है कि जो कोई भी stable community है उसमें resilient क्या होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए। It must be resilient. Flexibility ज़्यादा होगी तो जो stability क्या होगी? ज़्यादा। Resistant होनी चाहिए, resilient होनी चाहिए। दूसरा, it must be resistant to invasion by alien और exotic species. Alien और exotic हमने पहले भी पढ़ा है, prickly pear cactus का एग्जाम्पल लिया था। एक्जॉटिक स्पीसीज मीन्स वो स्पीसीज जो किसी दूसरे एरिया से आई है। एलियन एक्जॉटिक हम उन्हीं को कहेंगे। अगर एलियन और एक्जॉटिक स्पीसीज का इन्वेजन होता है, इन्वेड का मतलब फैल जाना, आक्रमण करना एक तरीके से, जैसे कांग्रेस ग्रास सब जगह मिल रही है अपने इंडिया में अभी। पार्थीनियम जो है, इसके जो सीड्स हैं वो व्हीट के साथ आ गए थे, इम्पोर्टेड फ्रॉम यूएस। सो अगर किसी एलियन स्पीसीज का इन्वेजन भी होता है तो उसकी वजह से भी उस कम्युनिटी पर कोई असर नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो वो कम्युनिटी क्या कहलाएगी? स्टेबल। तीनों जो लास्ट पॉइंट्स हैं उनका रिजल्ट क्या रहेगा कि प्रोडक्टिविटी ईयर टू ईयर क्या रहेगी? कांस्टेंट। रेजिस्टेंट टू इन्वेजन बाय एलियन स्पीसीज, ओकेजनल डिस्टर्बेंसेस के लिए रेजिलिएंट होनी चाहिए या रजिस्टेंट होनी चाहिए, और प्रोडक्टिविटी में ज़्यादा वेरिएशन नहीं होना चाहिए। सो दैट आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेबल कम्युनिटी। उसके बाद हम पढ़ेंगे वन द एक्सपेरिमेंट परफॉर्म्ड बाय पर्सन डेविड टिलमैन। डेविड टिलमैन ने एक्सपेरिमेंट किया और व्हाट ही कंक्लूडेड कि ऐसे एरिया जिनमें स्पीसीज डाइवर्सिटी ज़्यादा है, जिनमें ज़्यादा स्पीसीज है, उनमें प्रोडक्टिविटी, बायोमास प्रोडक्शन ईयर टू ईयर ऑलमोस्ट कॉन्सिस्टेंट रहा और उसमें जो वेरिएबिलिटी था वो कम था। इसका मतलब स्टेबिलिटी क्या थी? ज़्यादा। तो यहाँ पर हम क्या कहना चाह रहे हैं कि कौन सा इकोसिस्टम स्टेबल होगा? जिसमें स्पीसीज डाइवर्सिटी क्या होगी? ज़्यादा।
He also observed that more diversity contribute to more productivity. इकोसिस्टम जितना ज़्यादा डाइवर्स होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगी, प्रोडक्टिविटी। जैसे पीछे हमने पढ़ा था ट्रॉपिकल एरिया के अंदर जो प्रोडक्टिविटी है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू टेम्परेट। तो उसमें भी रीज़न यही है कि एनवायरमेंटल कंडीशंस आर फेवरेबल और जो बायोलॉजिकल स्पीसीज हैं वो ज़्यादा हैं, तो इसलिए जो प्रोडक्टिविटी है वहाँ पर क्या है, ज़्यादा। तो जिस्ट ऑफ द टॉपिक इज कि स्टेबल कम्युनिटी किसे कहेंगे, जहाँ पर प्रोडक्टिविटी ईयर टू ईयर ऑलमोस्ट सेम है। और कहाँ पर प्रोडक्टिविटी ईयर टू ईयर ऑलमोस्ट सेम रहेगी, जो इकोसिस्टम ज़्यादा डाइवर्स होगा। डाइवर्स मतलब उसमें सब तरह के प्लांट्स हैं, जो ज़्यादा वाटर मिलेगा तब ग्रो कर रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो मीडियम वाटर कंडीशन है तब भी ग्रो कर सकते हैं, कुछ ऐसे हैं जो वाटर स्कैर्स एनवायरनमेंट में भी ग्रो कर सकते हैं। सो अगर किसी एरिया में स्टेबिलिटी ज़्यादा है, इसका मतलब वहाँ पर ईयर टू ईयर बायोमास प्रोडक्शन ऑलमोस्ट सेम है। कब होगा, जब स्पीसीज डाइवर्सिटी ज़्यादा है। सो स्पीसीज डाइवर्सिटी इज एसेंशियल फॉर इकोसिस्टम हेल्थ। ये हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे कि हेल्दी इकोसिस्टम के लिए रिच बायोडाइवर्सिटी होना बहुत ज़रूरी है। अब इस स्लाइड में हम समझने की कोशिश करेंगे कि ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होने से स्टेबिलिटी कैसे आती है, और अगर डाइवर्सिटी कम होती है तो उसकी वजह से इकोसिस्टम पर क्या असर होगा। राइवेट पोपर हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस को हम बाद में पढ़ते हैं, दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, एक बार सुनने से ही याद हो जाएगा। ये फूड वेब है, पहले भी हमने पढ़ा है। डिफरेंट टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कनेक्टेड टू ईच अदर थ्रू फूड चेन एंड इंटरकनेक्टेड फूड चेन आर नोन एज फूड वेब। कोई भी इकोसिस्टम जितना ज़्यादा डाइवर्स होगा उसमें उतनी ही कॉम्प्लिकेटेड फूड वेब होगी। आई होप यू एग्री। जितना ज़्यादा डाइवर्स होगा उसमें उतनी ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड फूड वेब होगी, क्योंकि फूड चेन वहाँ पर क्या होंगी, ज़्यादा। अब मान लीजिए कोई पर्टिकुलर एनिमल एक्सटिंक्ट हो जाता है यहाँ से, जैसे मान लो ये एक्सटिंक्ट हो जाता है। फूड वेब का बेनिफिट क्या है कि हर ऑर्गेनिज्म के पास एक से ज़्यादा फूड अवेलेबल है। बट इकोसिस्टम में कुछ स्पीसीज ऐसी हैं जिनका इम्पॉर्टेंट रोल है, कुछ ऐसी हैं जिनका लेस इम्पॉर्टेंट रोल है, और कुछ किसी पर्टिकुलर इकोसिस्टम में न्यूट्रल भी हो सकती है। जैसे प्रोड्यूसर, अगर किसी इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर का नंबर कम होगा तो आप इनका नंबर जो है आप सब समझ पाएंगे कि इनका नंबर ओबियसली क्या रहेगा, कम रहेगा, बिकॉज डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो किस बात पे डिपेंड कर रही हैं, प्रोड्यूसर पर। अब यहाँ पर देखते हैं हम इकोसिस्टम में डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज आर देयर। कीस्टोन स्पीसीज, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। कीस्टोन स्पीसीज मीन्स the species which play major role in ecosystem stability। कोई भी पर्टिकुलर इकोसिस्टम स्टेबल रहेगा नहीं रहेगा वो इन कीस्टोन स्पीसीज पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, फॉरेस्ट के अंदर जो फिग ट्रीज हैं दे प्रोवाइड फूड टू लार्ज नंबर ऑफ हर्बीवोरस एनिमल्स ड्यूरिंग अनफेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन। फेवरेबल कंडीशन में खाने की कोई कमी नहीं है, लॉट ऑफ फूड इज अवेलेबल। अनफेवरेबल कंडीशंस में मंकीज या दूसरे एनिमल्स की डेथ हो सकती है, या वो इस एरिया को माइग्रेट करके दूसरे एरिया पे चले जाएंगे अगर उस एरिया में क्या ना हो, फिग स्पीसीज। इसी तरह जैसे अगर हमने यहाँ पे लायन का एग्जांपल लिया तो लायन इज पुटिंग ए चेक ऑन प्रे पॉपुलेशन। जो इनके जो डियर वगैरह है, हर्बीवोर है, उनके ऊपर एक चेक बनाए हुए हैं, जिससे क्या हो रहा है कि जो इकोसिस्टम है वो स्टेबल है। सो कीस्टोन स्पीसीज मीन्स ऐसी स्पीसीज जिनका इकोसिस्टम को हेल्दी रखने में, स्टेबल रखने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। अब आप ये समझो कि हर इकोसिस्टम में अलग अलग तरह की कीस्टोन स्पीसीज होंगी, और अगर ये कीस्टोन स्पीसीज एलिमिनेट हो जाती हैं तो उससे क्या होगा, इकोसिस्टम या तो क्रैश हो जाएगा या उसका जो नेचर है वो चेंज हो जाएगा। नाउ डोमिनेंट स्पीसीज, डोमिनेंट एज द नेम इंडिकेट, हर तरह के इकोसिस्टम में अलग अलग तरह की स्पीसीज डोमिनेटिंग होती है। जैसे ग्रासलैंड में आपको ग्रासेस ज़्यादा मिलेंगी,
फॉरेस्ट के अंदर ट्रीज ज़्यादा होंगे, पाइन फॉरेस्ट में आपको जिम्नोस्पर्म जैसे पाइनस के ट्रीज ज़्यादा मिलेंगे। सो डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज आर फाउंड इन डिफरेंट इकोसिस्टम। किसी भी इकोसिस्टम के करेक्टर को जो है डिस्क्राइब करने के लिए कि उनका जो बायोमास है वो कितना होगा, या उस इकोसिस्टम को हेल्दी रखने में सबसे ज़्यादा रोल रहेगा डोमिनेंट स्पीसीज एंड कीस्टोन स्पीसीज। इसके बाद कॉमन स्पीसीज मीन्स वो स्पीसीज जो वहाँ पर बहुत कॉमन है, इकोसिस्टम टू इकोसिस्टम आपको मिल रही हैं और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करेंगी। तो अगर ये स्पीसीज एक्सटिंक्ट भी हो जाती हैं तो इनसे ज़्यादा इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी पे इकोसिस्टम जो है ज़्यादा अनस्टेबल नहीं होगा, स्टेबिलिटी पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। रेयर स्पीसीज मीन्स वी स्पीसीज विच आर फाउंड इन वेरी लेस नंबर, इसको हम कहेंगे रेयर स्पीसीज। अब इसके अलावा एक और वर्ड हम पढ़ेंगे दैट इज क्रिटिकल लिंक स्पीसीज। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनेंस ऑफ हेल्दी इकोसिस्टम। आपको दो टर्म याद रखनी है, बाकी ये रहे ना रहे। वन इज कीस्टोन स्पीसीज की मतलब मेन ये वो स्पीसीज हैं जो इकोसिस्टम को स्टेबल रखने में, हेल्दी रखने में मेजर रोल प्ले करती हैं। और अगर ये स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो जाए तो इकोसिस्टम या तो क्रैश होगा, टोटली जो है वैनिश हो जाएगा, या उसमें चेंज होगा। चेंज मतलब जैसे आपका जो रेन फॉरेस्ट हैं वो हो सकता है आपके सवाना में कंट्रोल जो है डेंस फॉरेस्ट थोड़ा जो है स्पार्स फॉरेस्ट में कन्वर्ट हो जाएं, या सवाना में कन्वर्ट हो जाएं, या जो फॉरेस्ट हैं वो धीरे धीरे ग्रासलैंड में कन्वर्ट हो जाएं। और हुए भी हैं, नेचर में ऐसे एग्जाम्पल भी हैं जहाँ पहले फॉरेस्ट थे अभी ग्रासलैंड है, कुछ जगह तो ऐसा डेजर्टिफिकेशन भी हो चुकी है। तो एक तो आपको लर्न रखना है कीस्टोन स्पीसीज। These species play major role in stability of ecosystem। दूसरा मैं बता रही हूँ क्रिटिकल लिंक स्पीसीज। क्रिटिकल मीन्स वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ स्पीसीज ऐसी हैं जो इकोसिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट लिंक एस्टेब्लिश करती हैं, और अगर वो स्पीसीज उस इकोसिस्टम में ना हो तो वो इकोसिस्टम भी अपने आप को स्टेबल नहीं रख पाएगा। एग्जाम्पल हमने पढ़ा हुआ है माइकोरहिजा इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में लीचिंग ज़्यादा है, अबाउ जो लेयर है सॉयल की उसमें न्यूट्रिएंट्स की कमी रहेगी, और प्लांट की जो ग्रोथ है वहाँ पर कुछ हद तक लिमिटेड हो सकती थी, बट थैंक्स टू फंजाई जो वहाँ पर हैं विच आर एस्टेब्लिशिंग कनेक्शन विद रूट्स ऑफ द प्लांट, और उसकी वजह से क्या हो रहा है कि लोअर लेयर में जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो उन प्लांट्स को प्रोवाइड कर रही हैं। यही वजह है कि वहाँ पर आपको टॉलेस्ट ट्री मिल रहे हैं, जो हाइट है प्लांट्स की वो बहुत ज़्यादा है। सो टू टाइप ऑफ स्पीसीज यू हैव टू लर्न, वन इज कीस्टोन स्पीसीज एंड वन इज क्रिटिकल लिंक स्पीसीज। इसके बाद हम आते हैं इधर राइवट पोपर हाइपोथेसिस। अगेन साइंटिस्ट का नाम है, यू हैव टू लर्न Stanford ecologist Paul Ehrlich. So Rivett-Popper hypothesis was given by Stanford ecologist Paul Ehrlich. Rivett का मतलब होता है स्क्रू, पेच, जिससे हम कोई भी मशीन है उसके डिफरेंट पार्ट्स को जोड़ते हैं। पॉपिंग का मतलब होता है एक तरीके से चुरा लेना, वहाँ से निकाल लेना। ये जो हाइपोथेसिस है वो क्या एक्सप्लेन करता है, इम्पॉर्टेंस ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी। जैसे हमने पीछे पढ़ा, डेविड टिलमैन ने भी अपने एक्सपेरिमेंट में बताया कि जो इकोसिस्टम ज़्यादा डाइवर्स होगा वहाँ पर स्पीसीज डाइवर्सिटी, जहाँ पर स्पीसीज डाइवर्सिटी ज़्यादा होगी वो इकोसिस्टम ज़्यादा स्टेबल होगा। यहाँ पर हम जस्ट एग्जाम्पल ले रहे हैं, रेफरेंस दे रहे हैं इसका, कि अगर पॉल अर्लिच का राइवेट पोपर हाइपोथेसिस हम यहाँ पर फिट करते हैं तो कहीं ना कहीं ये हमें बताने में हेल्प करेगा कि जो इकोसिस्टम जितना ज़्यादा डाइवर्स होगा उतना ही ज़्यादा उसमें क्या होगी, स्टेबिलिटी। और दूसरा इनडायरेक्ट वे से ये भी बताएगा कि अगर डाइवर्सिटी रिड्यूस होती है तो इकोसिस्टम अपने आप को मेंटेन नहीं कर पाएगा। तो मेनली आपको यहाँ पर लर्न करना है राइवेट, ये नाम याद होना चाहिए, राइवेट पोपर हाइपोथेसिस। किसने दिया ये याद होना चाहिए, स्टैनफोर्ड इकोलॉजिस्ट पॉल अर्लिच। क्या बताता है ये पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी टू द इकोसिस्टम, और दूसरा इफेक्ट ऑफ रिडक्शन इन डाइवर्सिटी has been explained by this hypothesis। बाद में दो टर्म हमने बताई हैं आपको, वन इज कीस्टोन स्पीसीज, सेकंड इज क्रिटिकल लिंक स्पीसीज। अब हम हाइपोथेसिस पढ़ते हैं। स्टैनफोर्ड ने क्या कहा कि जैसे एरोप्लेन में डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, जो उसके पार्ट्स होते हैं, दे आर ज्वाइंड टुगेदर बाय थाउजेंड्स ऑफ राइवेट्स। जैसे विंग्स हैं, सीट बेल्ट है, सीट है, और डिफरेंट पार्ट्स हैं, सभी पार्ट्स आपस में राइवेट से जुड़े हुए हैं।
एरोप्लेन में ट्रैवल करने वाले पैसेंजर, जैसे आप जा रहे हैं, मैं जा रही हूँ, और हम जाते जाते क्या करें कि कोई भी एक राइवेट को निकाला और अपनी पॉकेट में डालकर घर ले आए। शुरू में फ्लाइट की सेफ्टी पर ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट राइवेट्स हम निकालते हैं, जैसे हम इंजन का निकाल लेते हैं या विंग्स का निकाल लेते हैं, तो क्या होगा, या तो एरोप्लेन क्रैश हो जाएगा या एरोप्लेन क्या नहीं कर पाएगा, टेक ऑफ नहीं कर पाएगा। सो इसी तरीके से इस एनालॉजी को हम किसके साथ जोड़ देते हैं, इकोसिस्टम के साथ। एरोप्लेन तो हमारा इकोसिस्टम है और डिफरेंट राइवेट्स क्या हैं, स्पीसीज, जो आपस में किसके थ्रू जुड़ी हुई हैं, फूड चेन एंड फूड वेब के थ्रू। अगर कोई लेस इंपॉर्टेंट स्पीसीज एलिमिनेट होती है, अगर इकोसिस्टम से लेस इंपॉर्टेंट स्पीसीज एलिमिनेट होती है तो इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर कीस्टोन स्पीसीज या डोमिनेंट स्पीसीज वहाँ से एलिमिनेट होती हैं तो इकोसिस्टम की जो स्टेबिलिटी है वो मेंटेन नहीं रह पाएगी। तो यहाँ पर एरोप्लेन तो इकोसिस्टम है और राइवेट्स क्या हैं, स्पीसीज, और जो स्पीसीज इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी को मेंटेन करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए हैं, दैट इज कीस्टोन स्पीसीज। सो आई थिंक वेरी इजी एंड इंटरेस्टिंग वन, और कोई डाटा भी नहीं है, साइंटिस्ट का नाम लर्न करना है आपको बस, दैट्स ऑल। फिर से डाटा आ गए हैं, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। फर्स्ट लाइन क्या कहती है कि ट्रॉपिकल पैसिफिक आइलैंड में ह्यूमन की कॉलोनी एस्टेब्लिश होने की वजह से, ह्यूमन ने हर जगह रहना शुरू कर दिया, बड़ी बड़ी इच्छाएं हैं कि यहाँ तक इच्छा है कि हम चांद पर भी अपना घर बना लेते हैं, है ना, हम भी सोच रहे होंगे कि हमें भी चलना चाहिए। सो ट्रॉपिकल पैसिफिक आइलैंड पर ह्यूमन कॉलोनी एस्टेब्लिश होने की वजह से 2000 स्पीसीज से ज़्यादा स्पीसीज जो है वहाँ के बर्ड्स की एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। नेटिव मतलब बर्थ प्लेस। ट्रॉपिकल पैसिफिक आइलैंड पे जो बर्ड मिलते थे उनमें से मोर देन 2000 स्पीसीज हैव बिकम एक्सटिंक्ट। अब हम पढ़ रहे हैं IUCN रेड डाटा लिस्ट 2004, ऑथेंटिकेटेड डाटा है, तो ये आपको बहुत अच्छे से लर्न होना चाहिए ये डाटा। जैसे अगर ये आपको रह जाएगा, रफ डाटा है, यहाँ पर ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि एग्जैक्ट नंबर कितना है, क्योंकि ये रिपोर्ट के अंदर लिस्टेड किया है, तो ये आपको नंबर एग्जैक्टली लर्न करने हैं। IUCN रेड डाटा लिस्ट के अकॉर्डिंग 2004 की ये लिस्ट है, उसके अकॉर्डिंग पिछले 500 सालों में, इन लास्ट 500 ईयर्स, 784 स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, जिसमें से 338 स्पीसीज हैं वर्टिब्रेट्स की, 359 हैं इनवर्टिब्रेट्स की, 87 हैं प्लांट्स की। तो एग्जैक्ट डाटा आपको याद रखना है। अब हम पढ़ रहे हैं कुछ एग्जाम्पल। डोडो एक बर्ड था मॉरिशियस से, इट हैज़ बिकम एक्सटिंक्ट। क्वागा मैमल, क्वागा का जो है वो नेक रीजन तो जेब्रा के जैसा दिखेगा, जैसे स्ट्राइप्स होती हैं, और इसके अलावा जो बाकी पोर्शन है वो हॉर्स के जैसा दिखता था, क्योंकि अभी है नहीं तो हमें था ही कहना पड़ेगा। सो डोडो इज ए बर्ड मॉरिशियस, मैचिंग टाइप में बहुत बार क्वेश्चन आया है, आगे भी आ सकता है। क्वागा इज ए मैमल फ्रॉम अफ्रीका। थैलासीन इज ऑल्सो ए मैमल, ये मार्सुपियल है। थैलासीन इज तस्मानियन वॉल्फ, एक्सटिंक्ट हो गई है, ऑस्ट्रेलिया की थी। स्टीलर सी काव, दिस इज ए मैमल फ्रॉम रशिया। इसके अलावा 3 जो सब स्पीसीज है टाइगर की, बाली, जवन एंड कैस्पियन, ये भी क्या हो चुकी हैं, एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। तो ये आपको याद रखना है, डोडो बर्ड फ्रॉम मॉरिशियस, क्वागा मैमल फ्रॉम अफ्रीका, थैलासीन मैमल फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, स्टीलर सी काव फ्रॉम रशिया एंड 3 सब स्पीसीज ऑफ टाइगर, बाली, जवन एंड कैस्पियन, एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। Now some more data. Last 20 years में we have witnessed extinction of 27 species. 27 species have disappeared in just last 27 years. Some taxonomic group like amphibians are more vulnerable to extinction. कुछ species के extinct होने के chances कम हैं, कुछ के ज़्यादा हैं। तो यहाँ पर हम example ले रहे हैं कि amphibian species के extinct होने के chances
ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू अदर। रीज़न अगर हम देना चाहें तो हम कह सकते हैं कि एम्फीबियन में स्किन इज मॉइस्ट एंड डिपेंडेंसी टू वाटर इज देयर, ये हमेशा पानी के आसपास ही रहेंगे और फर्टिलाइजेशन के लिए भी नहीं किसकी ज़रूरत है, वाटर की। अगर वर्ल्ड वाइड देखें तो 15,500 स्पीसीज आर फेसिंग रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन, जिसमें 12% बर्ड स्पीसीज हैं, 23% ऑल मैमेलियन स्पीसीज हैं, 32% एम्फीबियन स्पीसीज है एंड 31% ऑफ जिम्नोस्पर्म स्पीसीज। ये 15,500 स्पीसीज जो रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन फेस कर रही हैं। रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन मीन्स इन नियर फ्यूचर दे आर गोइंग टू बिकम एक्सटिंक्ट, विलुप्त होने वाली हैं, गायब होने वाली हैं, कोई भी मेंबर हमें नहीं मिलेगा, जिसमें से ऑन एन एवरेज डाटा ये है कि 12% बर्ड, जितने भी बर्ड्स हैं उनका, 23% मैमल्स, 32% एम्फीबियंस एंड 31% जिम्नोस्पर्म्स। Now moving on to one more concept, हिस्ट्री ऑफ अर्थ में अब तक 5 मास एक्सटिंक्शन हो चुके हैं। मास एक्सटिंक्शन मीन्स एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज एट ए वेरी लार्ज रेट। जैसे डायनासोर का एक्सटिंक्शन भी हम मानते हैं कि वो एक मास एक्सटिंक्शन था। मास मीन्स ग्रुप। 5 एपिसोड्स ऑफ मास एक्सटिंक्शन हैज टेकन प्लेस। लेकिन ध्यान रहे ये एक्सटिंक्शन ह्यूमन के इवोल्यूशन होने से पहले है, मतलब हमारे सामने नहीं हुए हैं। कैसे पता चला हमें? जब हमने फॉसिल रिकॉर्ड्स को एनालाइज किया। फॉसिल रिकॉर्ड कहते हैं कि हिस्ट्री ऑफ अर्थ में 5 मास एक्सटिंक्शन हो चुके हैं, 6th एक्सटिंक्शन अभी जारी है। अब यहाँ से आपको याद रखना है कि जो 5 एक्सटिंक्शन है वो तो प्री ह्यूमन टाइम के हैं, लेकिन जो अभी 6th एक्सटिंक्शन है वो हम लोग के सामने हो रहा है एंड एक्चुअली वी आर रेस्पॉन्सिबल फॉर इट। और उसका जो रेट है वो पहले जो 5 एक्सटिंक्शन हुए हैं उनसे 100 to 1000 टाइम फास्टर है देन द अर्लियर मास एक्सटिंक्शन ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी। ह्यूमन एक्टिविटी में जैसे पोल्यूशन है या इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट है, हाउसिंग है या एग्रीकल्चर के लिए लैंड को बढ़ाना है, पोचिंग है, बहुत सारी एक्टिविटीज है जो हम आने वाली स्लाइड में पढ़ेंगे। तो 6th एक्सटिंक्शन, प्रेजेंटली 6th एक्सटिंक्शन इज गोइंग ऑन। और हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम अर्लियर 5 मास एक्सटिंक्शन, पहले वाले 5 एक्सटिंक्शन से कैसे डिफरेंट है? इसका रेट 100 to 1000 टाइम फास्टर है और वेरी अलार्मिंग सिचुएशन है। ये कह रहे हैं कि अगर यही ट्रेंड कंटिन्यू रहा तो 50% जो है स्पीसीज, जितनी भी धरती पर स्पीसीज है, ऑल द स्पीसीज, 50% ऑफ ऑल द स्पीसीज विल बिकम एक्सटिंक्ट इन नेक्स्ट 100 ईयर्स। आने वाले 100 सालों में लगभग 50% स्पीसीज चली जाएंगी। सो दिस इज वेरी alarming and we have to take care of biodiversity. Now in this slide we will discuss some topics which are not given in your book but objective point of view से they are very important। तो थोड़ा सा इनको पढ़ लेंगे जितना आप याद कर पाएँ, जो easily 1-2 बार पढ़ने में हो जाए, ऐसा easy ही है, कोई मुश्किल नहीं है। So वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन IUCN हम बार बार IUCN रेड डाटा लिस्ट 2004 की बात कर रहे थे। सो IUCN नाउ इट इज नोन एज वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन। वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन के अकॉर्डिंग जो इनकी रेड डाटा बुक है, रेड डाटा बुक क्या है कि इस तरह का डॉक्यूमेंट्री जो है मटेरियल है जिसमें हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि कौन कौन सी लाइफ एक्सटिंक्ट हो चुकी है या एक्सटिंक्ट होने वाली है। सो दिस इज रेड डाटा बुक। तो रेड डाटा बुक में उन्होंने 9 कैटेगरीज को डिफाइन किया है। अभी हम आगे पढ़ेंगे, वेरी इजी। 9 कैटेगरीज को डिफाइन किया है ऑन द बेसिस ऑफ सम क्राइटेरिया, जैसे जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं या अब एक्सटिंक्ट होने वाले हैं या थोड़े टाइम बाद होंगे, या क्योंकि डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है तो उनको हमने कैलकुलेट ही नहीं किया तो हम नहीं बता सकते कि उनका स्टेटस क्या है। तो इस तरीके से उन्होंने 9 कैटेगरीज बनाई हैं जिसमें हर टेक्सा को उन्होंने रखा है। इसमें किसको नहीं रखा है? माइक्रोब्स। माइक्रोब्स को छोड़कर जितनी भी लाइफ है उनको उन्होंने 9 कैटेगरीज में प्लेस किया है। और ये 9 कैटेगरीज कौन कौन? फर्स्ट है एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट मतलब उस टेक्सा का कोई भी इंडिविजुअल एट प्रेजेंट नहीं है, ना तो वो नेचुरल हैबिटेट में है और ना ही हमारे जू या बोटेनिकल गार्डन में है। पिछले 50 सालों में कोई भी उसका रिकॉर्ड हमें नहीं मिला है कि वो एनिमल है या नहीं है, और लास्ट इंडिविजुअल की डेथ हो चुकी है और हमें उसका कोई भी डाउट नहीं है। एक्सटिंक्ट मतलब नो मोर। फॉर एग्जाम्पल इंडियन चीता,
इसके बाद एग्जाम्पल की जरूरत नहीं है, याद होते हैं तो कर ले, बस सिर्फ ये याद रखेंगे। एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, ये लाइन तो इवन बुक में भी गिवन है, आप कंजर्वेशन लेक्चर में आगे हम पढ़ेंगे तो वहां पर पढ़ेंगे इसको, एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड। और इसीलिए हमने इसको सिलेबस में इंक्लूड किया इस टॉपिक को, बिकॉज इट इज वेरी जर्नल और थोड़ा थोड़ा बेसिक जो है आप इसको लर्न करने की कोशिश करेंगे। एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड मतलब नेचुरल एनवायरमेंट में कोई इंडिविजुअल नहीं मिलेगा, लेकिन ह्यूमन मैनेजमेंट में मिल सकता है। जैसे बॉटेनिकल गार्डन में हो, कल्टीवेशन मतलब हम उसकी खेती कर रहे हैं, वैसे तो वो नेचुरल हैबिटेट में कहीं नहीं है, लेकिन हम उसे कल्टीवेट कर रहे हैं तो वो आपको वहां पर मिलेगा। कैप्टिविटी, कैप्टिविटी मतलब जैसे अंडर ह्यूमन मैनेजमेंट, रिप्रोडक्शन अगर हम अंडर ह्यूमन मैनेजमेंट कराएं तो उसको हम क्या कहते हैं, इन कैप्टिविटी। जैसे पोल्ट्री फार्म है, पोल्ट्री फार्म में हम जो हेंस वगैरह हैं, चिकन वगैरह हैं, उनकी रेयरिंग करते हैं, तो ये कैप्टिविटी है। और एज ए नेचुरलाइज्ड पॉपुलेशन आउटसाइड द पास्ट रेंज, कहने का मतलब है एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड वो ऑर्गेनिज्म जो आपको नेचुरल हैबिटेट में नहीं मिलेंगे, लेकिन जो ह्यूमन मैनेजमेंट है उनमें, बोटेनिकल गार्डन में, एग्रीकल्चरल फील्ड में, या किसी फ्लोरिकल्चर के जो है फ्लोरिकल्चर में आपको मिल सकते हैं, या फिर जू के अंदर आपको मिल सकते हैं कुछ एनिमल जो नेचर में क्या हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। थर्ड कैटेगरी है क्रिटिकली एंडेंजर्ड। रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन में सबसे ज्यादा खतरा इनको है, क्योंकि पहली दो कैटेगरी हमने पढ़ी हो तो एक्सटिंक्ट हो ही चुके हैं। ये वो स्पीसीज हैं विच आर फेसिंग एक्सट्रीमली हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन, सबसे ज्यादा रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन है, और कभी भी ये एक्सटिंक्ट हो सकती हैं, बिकॉज इनका जो पॉपुलेशन है दैट इज वेरी लो, और इनके हैबिटेट्स को जो है थ्रेट है। सबसे मेन जो रीजन बायोडाइवर्सिटी लॉस का है, जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे यू विल कम टू नो कि उनके रहने की जगह और उनका जो रिप्रोडक्शन करने का जो क्राइटेरिया है, जिस तरह का एटमॉस्फेयर चाहिए, वो काफ़ी हद तक हमने उसको अफेक्ट किया है, जिसकी वजह से एनिमल का जो नंबर है वो डे बाय डे, ईयर बाय ईयर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। सो क्रिटिकली एंडेंजर्ड मीन्स फेसिंग वेरी हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको लर्न करना है। एक तो आपको लर्न करना था एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, जो नेचर में नहीं है लेकिन ह्यूमन मैनेजमेंट में जहां जहां हम उनको कल्टीवेट कर रहे हैं या हम उनको जू में रख रहे हैं वहां मिलेंगे। अब रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन के बेस पे आपको लर्न करना है सीक्वेंस में, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, देन एंडेंजर्ड, उसके बाद आएगा वल्नरेबल। सबसे ज्यादा खतरा है क्रिटिकली एंडेंजर्ड, थोड़ा कम खतरा है एंडेंजर्ड। नॉट क्रिटिकली एंडेंजर्ड, ज्यादा खतरा नहीं है बट आर इन डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन। अगर सेम यही कंडीशंस चलती रही, इनका जो थ्रेट है सर्वाइवल के लिए सेम चलता रहा, तो धीरे धीरे ये एंडेंजर्ड से कौन सी कैटेगरी में आएंगे, क्रिटिकली एंडेंजर्ड। एक तरीके से और पढ़ सकते हैं, अगर अभी एंडेंजर्ड है तो आने वाले टाइम में वो किस में जा सकता है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड में। उल्टा भी हो रहा है लेकिन वो ह्यूमन के एफर्ट की वजह से। जैसे मान लीजिए टाइगर रिजर्व हैं या एलिफेंट रिजर्व है, राइनो प्रोजेक्ट्स हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ प्लान्स आर देयर जो गवर्नमेंट ने जो है लॉन्च कर रखी हैं, और उनमें हम क्या करते हैं कि एनिमल की रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, तो जिससे उनका नंबर धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो हो सकता है कोई स्पीसीज अभी क्रिटिकली एंडेंजर्ड और बाद में कहाँ हो जाए, वो एंडेंजर्ड में चले जाए, लेकिन इसके लिए बहुत सारा मनी चाहिए, बहुत सारे लोगों की जो है इसमें इन्वॉल्वमेंट होगी, और एक्स्ट्रा बर्डन ही है अपनी कंट्री पर है ये। सो क्रिटिकली एंडेंजर्ड के बाद है वल्नरेबल। वल्नरेबल मतलब, वल्नरेबल हमने पहले भी वर्ड यूज किया था, प्रीडेटर। अगर कोई प्रीडेटर का, हाँ प्रीडेटर के केस में बाद में आएंगे, हमने प्रीडेटर वर्ड भी यूज किया था। अगर किसी होस्ट पर पैरासाइट का अटैक है तो वो वीक हो जाता है, जिससे उस पर प्रीडेटर का अटैक करने के चांस ज्यादा होंगे, तो वहाँ हमने वल्नरेबल यूज किया था। वल्नरेबल का मतलब होता है कि टेंडेंसी ज्यादा होना। अब यहाँ पर वल्नरेबल क्या है, अभी वो एंडेंजर्ड नहीं है बट नियर फ्यूचर में कौन सी कैटेगरी में आ सकते हैं, एंडेंजर्ड। अगर सेम कंडीशंस रही, अगर हमने जल्दी कोई स्टेप नहीं लिया या इसी तरीके से हम उन्हें डैमेज करते रहे, उनके एनवायरनमेंट्स को हार्म करते रहे, तो धीरे धीरे वो कहाँ मूव हो सकते हैं, एंडेंजर्ड में। तो आपको स्टेप बाय स्टेप लर्न करना है। एक्सटिंक्ट, एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, एंडेंजर्ड, वल्नरेबल, नियर थ्रेटन्ड। ये इंग्लिश वर्ड है, अपने नाम मीनिंग से ही आप समझ रहे हो कि नियर थ्रेटन्ड मतलब नजदीक है खतरे के।
अब इसको हमने इवेल्युएट तो किया, लेकिन ये किसी भी कैटेगरी में फिट नहीं हो रहा, ना तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, ना एंडेंजर्ड, ना वल्नरेबल है, बट इसको एक्सटिंक्ट होने का खतरा है, तो हमने इसे कहाँ रख दिया, नियर थ्रेटेंड। आगे वाली कैटेगरी बहुत ईजी रहेगी, बस 4 वर्ड थोड़े से इंपॉर्टेंट है। एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, एक्सटिंक्ट आप सबको मालूम है, एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, एंडेंजर्ड, वल्नरेबल, ये 4 वर्ड आपको लर्न करने हैं। उसके बाद आगे जस्ट लीस्ट कंसर्न, लीस्ट कंसर्न मतलब हमें इनकी चिंता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इन स्पीसीज को हमने इवेलुएट किया तो पता चला कि ना तो ये एंडेंजर्ड है, ना ही वल्नरेबल है। इसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी है नॉट इवेलुएटेड, स्पीसीज का नंबर बहुत ज़्यादा है, हो सकता है इनका इंपॉर्टेंस बहुत कम हो इकोसिस्टम में, कोई साइंटिस्ट इनमें इंटरेस्टेड ना हुआ हो, बहुत सारे रीजन है। तो कोई पर्टिकुलर टेक्सा को अगर हमने इवेलुएट नहीं किया है ऊपर वाली कैटेगरीज के लिए कि इनका नंबर पहले कितना था, अब कितना है, पहले कम है, ज़्यादा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, नॉट इवेलुएटेड। तो आई थिंक नाम से ही आप पढ़कर बता सकते हैं कि इनका मीनिंग क्या है, और याद करने की जरूरत नहीं है। 4 वर्ड आपको याद रखने हैं, एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, एंडेंजर्ड एंड वल्नरेबल। लास्ट है डाटा डेफिशिएंट। डाटा डेफिशिएंट मतलब हमने उस टेक्सा को इवेलुएट करने की कोशिश तो करी है, लेकिन हमारे पास अप्रोप्रिएट डाटा नहीं है जिससे हम उसका जो है असेसमेंट कर सकें कि वो रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन उसका है या नहीं है। हम उसको एंडेंजर्ड की कैटेगरी में रखें, वल्नरेबल रखें या लीस्ट कंसर्न, सो वी आर नॉट वेरी श्योर अबाउट इट।